हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल अबाउट सिविल। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि वाटर पॉल्यूशन के क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, यानी कि जल प्रदूषण के क्या क्या कारण हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जल प्रदूषण का प्रभाव क्या है। जल को अमृत कहा गया है। जल के बिना हम सृष्टि की कल्पना नहीं कर सकते, यानी कि वाटर बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है जिसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जीवन के लिए वायु के बाद सबसे प्रमुख अवयव जल ही है। यही जल जो जीवन का अनिवार्य अंग है, जब इसमें हानिकारक, अवांछनीय या विषैले पदार्थ मिल जाते हैं तो यह विष बन जाता है। कहने की बात यही है कि जब भी कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हार्मफुल हैं वो वाटर में मिक्स हो जाती हैं तो वाटर पॉल्यूट हो जाता है और वो विष की तरह बिहेव करता है। अब ये वाला पैराग्राफ ऐसे ही इंट्रोडक्शन है, मेन पैराग्राफ है इधर से। अब जल प्रदूषण का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। जल प्रदूषण का दुष्प्रभाव सीधे सीधे स्वास्थ्य पर पड़ता है। ये प्रभाव अल्पकालिक या दीर्घकालिक हो सकता है। अब देखो, एक तो इफेक्ट्स हमें तुरंत नज़र आता है, जैसे हमें बुखार होता है तो हमें तुरंत पता चलता है क्योंकि ये दीर्घकालिक है, अल्पकालिक है। और दीर्घकालिक होते हैं जो काफ़ी लंबे टाइम तक चलता हो। तो अब जो ये वाटर पॉल्यूशन है, अगर हम ये वाटर जो पॉल्यूट है अगर इसे कंज्यूम कर लेते हैं, यानी कि उस वाटर को हम यूज़ कर लेते हैं, तो उसका प्रभाव हमारी हेल्थ पर शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है। कई बार जल प्रदूषण से स्वास्थ्य पर शनय शनय प्रभाव पड़ता है। शनय शनय मीन्स स्लोली स्लोली। कई बार वाटर पॉल्यूशन से धीरे धीरे हमारी हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है और काफ़ी समय बीत जाने पर ज्ञात होता है कि स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव दूषित जल के कारण पड़ रहा है। यानी कि जो भी वाटर पॉल्यूशन है और वो हम पॉल्यूटेड वाटर को जब हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके कारण हमारी हेल्थ पर असर पड़ता है। लेकिन कई बार दूषित जल का उपयोग जानलेवा भी हो सकता है। अभी देखो, सिर्फ हेल्थ ही ख़राब नहीं हो सकती, इवन डेथ तक हो सकती है, ये जानलेवा भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त दूषित जल के संपर्क में पेयजल के आने से अनेक ऐसे रोग हो जाते हैं जिनसे जीवन पर संकट आ जाता है। अब दूषित जल अगर हम यूज़ करते हैं तो ऐसे भी रोग हो सकते हैं जिससे हमें लाइफ के लिए भी मतलब मृत्यु भी हो सकती है, हमारी लाइफ के लिए भी खतरनाक हो सकते हैं। अभी एक एग्जांपल है कि वाटर पॉल्यूशन जब हुआ तो उससे क्या असर वहाँ के आसपास के लोगों को और एनिमल्स पर पड़ते हैं। ये दूषित जल के दुष्प्रभावों पर चर्चा करने से पहले सन 1953 में जापान के मिनीमाता शहर में घटित घटना पर चर्चा करना उचित होगा। सन 1953 में जापान में मिनीमाता शहर में स्थित विनाइल क्लोराइड बनाने वाले एक रसायन उद्योग, जिसमें निर्माण प्रक्रिया के रूप में मर्क्यूरी क्लोराइड एक उत्प्रेरक की तरह उपयोग में आता था। यानी कि कोई भी एक इंडस्ट्री थी जहाँ पर विनाइल क्लोराइड बनता था और उसके लिए हम मर्क्यूरी क्लोराइड को भी यूज़ करते थे। औद्योगिक निस्तारण के साथ बड़ी मात्रा में निस्तारित किया गया। एक बड़ी झील में एक निस्तर एकत्र हुआ और वहाँ पाई जाने वाली मछलियों के शरीर में पहुँच गई। अब ये जो मरकरी निकली थी, मर्क्यूरी क्लोराइड वाटर में मिक्स हुआ था, तो जब ये मरकरी आसपास की मछलियों के शरीर में पहुँच गया, इन दूषित मछलियों को खाने के कारण लगभग 43 लोग मृत्यु के शिकार हुए। अब मछलियों ने वो सब कंज्यूम कर लिया। जैसे हमने पढ़ा था कि कोई भी ऐसा मेटल, कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि एक तो डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है, एक होता है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट जो हमें डायरेक्ट फेस करना पड़ता है, और अब हमने यहाँ का वाटर जो पॉल्यूटेड था उसको यूज़ नहीं किया, हमने क्या किया, फ़िश खाई थी वहाँ के लोगों ने। तो जब फ़िश खाई तो फ़िश के अंदर वो पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट थे, और जब उन्होंने फ़िश खाई तो फ़िश
से उनके अंदर बीमारी आई और 43 लोगों की वहाँ डेथ हो गई। जांच एवं परीक्षण में ज्ञात हुआ कि इन सभी के द्वारा यहाँ पाई जाने वाली मछलियों का सेवन किया गया था, यानी कि सबने मछलियाँ खाई थी, इस वजह से उनकी डेथ हुई है, जो स्वयं मरकरी को ग्रहण कर चुकी थी। इस दुर्घटना ने दुनिया भर का ध्यान जल प्रदूषण के ऐसे दुष्प्रभावों की ओर खींचा जिनसे सीधे जल से नहीं वरन जलीय जीवों द्वारा प्रदूषित पानी के माध्यम से हानिकारक पदार्थों को ग्रहण करने और फिर इन्हें खाने पर इनसे होने वाले खतरनाक परिणामों की संभावना परिलक्षित होती है। यानी कि इस लाइन का मतलब है, अब जब ये ऐसा इंसिडेंट हुआ तो आसपास के कंट्रीज़ को भी पता चला कि हम सिर्फ डायरेक्टली नहीं अफेक्ट हो सकते, डायरेक्टली प्रभाव नहीं पड़ सकता, कुछ चीज़ें इनडायरेक्टली भी हो सकती हैं। जैसे यहाँ फ़िश ने खाया था वो, और फिश के थ्रू वो ह्यूमन बींग्स के अंदर ट्रांसफ़र हो गया। तो यानी कि इनडायरेक्ट चीज़ों से भी ये फैल सकता है। जापान के शहर मिनीमाता में होने वाली इस दुर्घटना के कारण मरकरी विषाक्तता के इस रोग को मिनीमाता डिसीज़ के नाम से भी जाना जाता है। अब जब ये मरकरी, चलो वो तो हमें नहीं लेना देना उस बात से कि डिसीज़ का नाम क्या था, लेकिन हमें इससे ये पता चला है कि वाटर पॉल्यूशन जब होता है तो उसका असर ह्यूमन की हेल्थ पर डायरेक्टली तो पड़ ही सकता है। अगर हम वो वाटर यूज़ में लाते हैं, सपोज़ क्रॉप्स में हमने वो वाला पानी यूज़ कर लिया, तो डायरेक्ट हमारे लिए इफ़ेक्ट है। लेकिन अगर डायरेक्टली नहीं हो रहा है तो इनडायरेक्टली इस टाइप से हो सकता है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि वो मछलियों के अंदर क्या था। वो मछलियों ने भी पॉल्यूटेंट्स जो कि रिलीज़ हुए थे किसी इंडस्ट्री से, उन सब ने वो खा लिए थे, और जब उन लोगों ने मछलियों को खाया तो वहाँ से भी उन लोग की हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट पड़ा। नेक्स्ट पैराग्राफ, हमारे देश में केरल स्थित चालियार नदी में स्वर्ण निष्कर्षण एवं रेयॉन निर्माण इकाइयों से निकलने वाले मरकरी युक्त दूषित जल के मिलने से चालीदार नदी का जल प्रदूषित होने की घटना प्रकाश में आ चुकी है। अब देखो, हमारे इंडिया में भी ऐसा एक इंसिडेंट हो चुका है। ये इंसिडेंट आपके कोर्स में नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया ताकि आप डायरेक्ट इफ़ेक्ट समझ सको और जो इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट्स हैं वो समझ सको। कॉजेस हमने पढ़े थे कि डायरेक्टली भी होता है और इनडायरेक्टली भी, तो वो किस टाइप से हुआ है ये बताने के लिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया है। पारे या मरकरी के साथ ही अनेक भारी एवं विषैली धातुएं अनेक औद्योगिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले दूषित जल में पाई जाती हैं, जिनका हानिकारक दुष्प्रभाव देखने में आता है। यहाँ हम विभिन्न प्रदूषणकारी कारकों एवं उनके प्रभावों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। अब जितने भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं कॉजेज़ में, अब हम देखेंगे कि उनका हेल्थ पर क्या इफ़ेक्ट है और कैसे वो नॉर्मल जीवन पर प्रभाव डालती हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास दूषित जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का प्रभाव, यानी कि जैसे हम उसको पॉल्यूटेंट मान रहे थे कि जो भी कार्बन का कंपाउंड प्रेजेंट है वाटर में वो पॉल्यूटेंट है। तो अब हम पढ़ेंगे कि ये जो पॉल्यूटेंट है ये किस किस चीज़ पर प्रभाव डालता है और ये हार्मफुल क्यों है। मल जल या इसी प्रकार के दूषित जल जिसमें कार्बनिक पदार्थ बड़ी मात्रा में उपस्थित होते हैं, स्वच्छ जल स्रोतों में मिलकर उनका बीओडी भार बढ़ा देते हैं। बीओडी क्या होता है ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये फुल फॉर्म है, अभी हम डिटेल में देखेंगे। अर्थात कार्बनिक पदार्थों जो कि जैविक रूप से विनष्ट होते हैं। अब जितना भी ये वेस्ट वाटर है जिसमें कार्बन एक लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, जब ये किसी भी वाटर बॉडी के अंदर मिलता है तो वहाँ का बीओडी बढ़ा देता है, जिससे जो कार्बनिक पदार्थ है वो यूज़ करते हैं जैविक जो भी इनको नष्ट करने वाले हैं कि जल स्रोतों से मिलने से सूक्ष्म जीवाणु की क्रियाशीलता से जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। अब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, और हमने पढ़ा था कि जितने भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जब हम उनको वाटर बॉडी में डालते हैं तो वहाँ पर जो जीव होते हैं वो उन कार्बन कंपाउंड्स को यूज़ करके वहाँ की ऑक्सीजन कम कर देते हैं।
तो एक तो डिमांड बढ़ जाती है जब कार्बन कंपाउंड्स वाटर में जाते हैं, और ये जीव उसे यूज़ करके वहाँ की ऑक्सीजन को कम कर देते हैं। साथ ही हानिकारक बैक्टीरिया के पेयजल में वृद्धि करने से डायरिया, हेपेटाइटिस, पीलिया आदि रोगों सहित अनेक चर्म रोगों के होने का खतरा भी बन जाता है। अब देखो, जब वाटर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, बहुत सारी हानिकारक जो बीमारियां हैं, बैक्टीरिया, ये पानी में इंक्रीज़ हो जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जब रहती है तो ज़्यादा बैक्टीरिया प्रोड्यूस नहीं हो पाते। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन कम होने लगती है तो ये बैक्टीरिया तेज़ी से ग्रोथ करने लगते हैं। तो अब डायरिया, हेपेटाइटिस, पीलिया या फिर इनके अलावा बहुत सारे स्किन डिसीज़ स्टार्ट हो जाते हैं वाटर में। हमारे देश में प्रतिवर्ष पेयजल के प्रदूषित होने से होने वाली इन बीमारियों के कारण अनेक मौतें होती हैं। बात क्लियर, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, डायरिया, हेपेटाइटिस, पीलिया। विशेषकर वर्षा ऋतु के समय, जबकि रोगाणुओं के पनपने के लिए अनुकूल दशाएं मिलती हैं। अब रेनी सीजन क्या होता है, जहाँ पर इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है। तो एक तो वाटर में पहले से ऑक्सीजन कम, और ऊपर से उन्हें जब ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा बारिश वाला जहाँ पर उनकी ग्रोथ को और ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और ये जो बीमारियाँ हैं, हेपेटाइटिस, डायरिया, स्किन डिसीज़, पीलिया, ये सब और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। स्वच्छ जल में फॉस्फेट एवं नाइट्रेट युक्त कार्बनिक यौगिकों के मिलने से जल में पोषक तत्वों की वृद्धि के कारण इनमें पाए जाने वाले शैवालों एवं अन्य जलीय पादपों की संख्या में तेज़ी से एवं अप्रत्याशित वृद्धि होती है। जो फॉस्फेट और नाइट्रेट प्रेजेंट होता है कार्बन कंपाउंड्स में, उसके कारण इनकी वृद्धि होती है और ग्रोथ तेज़ी से करने लगते हैं। इस घटना को स्वपोषण या यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। फॉस्फेट या नाइट्रेट प्रेजेंट होता है जब कार्बन कंपाउंड में, तो वाटर में जितना भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं ये तेज़ी से ग्रोथ करने लगते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। इम्पॉर्टेंट है यूट्रोफिकेशन। जब भी फॉस्फेट या नाइट्रेट प्रेजेंट होता है कार्बन कंपाउंड में, ऐसा कार्बन कंपाउंड जिसमें फॉस्फेट और नाइट्रेट प्रेजेंट है, तो ऐसी कंडीशन में जो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, यूट्रोफिकेशन शब्द का जन्म ग्रीक शब्द यूट्रोफस से हुआ है। यूट्रोफिक शब्द का अर्थ है पोषित करने वाला। किसी जल स्रोत जैसे तालाब, झील आदि में कार्बनिक पदार्थ, नाइट्रेट एवं फॉस्फेट के मिलने से उनमें इन पोषक तत्वों की सांद्रता बढ़ने के कारण जलीय वनस्पतियों की वृद्धि दर का बढ़ना ही वास्तव में यूट्रोफिकेशन का या स्वपोषण है। अब देखो, यूट्रोफिकेशन जो शब्द है, यूट्रोफस ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग है पोषित करने वाला, यानी कि सपोर्ट करने वाला, ग्रोथ प्रोवाइड करने वाला। जैसे कोई भी तालाब हो गया या झील हो गया, जब उसमें कार्बनिक कंपाउंड प्रेजेंट होगा जिसमें नाइट्रेट और फॉस्फेट होगा। अब ये नाइट्रेट और फॉस्फेट, जैसे हम बॉर्नविटा पीते हैं, कॉम्प्लान पीते हैं, तो वैसे ये उनकी तरह नाइट्रेट और फॉस्फेट इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं। तो इनमें जब नाइट्रेट एंड फॉस्फेट होता है तो पोषक तत्व मिलते हैं, तो जिसके कारण इनकी ग्रोथ रेट काफ़ी बढ़ जाता है, इनका वृद्धि का जो सिस्टम है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, और इसे हम स्वपोषण भी बोलते हैं। यद्यपि यूट्रोफिकेशन या स्वपोषण की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से भी होती है। ये प्रोसेस नेचुरली भी होता है जब वर्षा के जल के साथ विभिन्न कार्बनिक पदार्थ बहकर किसी जल स्रोत में मिलते हैं। अब जब भी कोई कार्बन कंपाउंड्स हैं, अगर वो बहकर कहीं हम प्लांट्स में हमने यूज़ किया था एज अ फर्टिलाइज़र या फिर एज अ इंसेक्टिसाइड, तो वो बहकर जब किसी वाटर बॉडी के अंदर आ जाता है
तो अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खुश हो जाते हैं कि चलो हमारे सपोर्ट में जो था वो यहाँ पर आ गया, अब हम आसानी से ग्रोथ कर पाएंगे। तो स्वपोषण इन लोग को एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिल जाता है कि ये तेज़ी से ग्रो करने लगते हैं। लेकिन मानवीय गतिविधियों के कारण तीव्र स्वपोषण की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, और कुछ ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी हैं जिनसे ये ग्रोथ काफ़ी बढ़ जाती है। इस आधार पर इसे दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है, प्राकृतिक और उत्प्रेरित। प्राकृतिक यानी नेचुरली, और उत्प्रेरित मीन्स आर्टिफिशियली। एक बार आप ये यूट्रोफिकेशन की डेफिनेशन एक बार रीड कर लो। ओके, यूट्रोफिकेशन क्लियर। आगे हमने देखा था कि ये दो टाइप से हो सकता है, प्राकृतिक और उत्प्रेरित। प्राकृतिक में बढ़ते हैं। सामान्यतः किसी भी झील या तालाब में पोषक तत्वों की संख्या सीमित होती है, यानी कि एक फिक्स अमाउंट प्रेजेंट होती है, जो उनके निर्माण, उस स्थान की मिट्टी, पानी की गुणवत्ता, उसमें उपस्थित अपशिष्ट आदि पर निर्भर करती है। इस स्रोत के पारिस्थितिकीय तंत्र और जीवन चक्र पर इसमें उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा निर्भर करती है, और इसी के द्वारा नियंत्रित होती है। अब इसमें जो कंडीशंस हैं कि वहाँ का उस स्थान की मिट्टी कैसी है, पानी की क्वालिटी कैसी है, तो इन चीज़ों पर ही ये डिपेंड करता है। उदाहरणार्थ, झील में पाए जाने वाले शैवाल धीरे धीरे झील में उपस्थित पोषक तत्वों से पोषित होते हैं और उसका उपयोग कर लेते हैं। अब जो वहाँ के ऑर्गेनिजम्स हैं वो धीरे धीरे ग्रोथ करने लगते हैं उसी का ही यूज़ करते हुए। इस तरह जब शैवाल सड़कर नष्ट हो जाते हैं तो ये पोषक तत्व झील में पुनः उपलब्ध हो जाते हैं। अब इन्होंने ग्रोथ की, जब इनका टाइम पूरा हो गया तो ये जब इनकी सड़ जाते हैं ये, तो ये वहीं पे प्रेजेंट रहते हैं, तो ये पोषक तत्व बन जाते हैं दोबारा से, जिससे कि दूसरे शैवाल या फिर जलीय वनस्पतियों के द्वारा इनका यूज़ हो सके। जैसे फॉरेस्ट में कोई एनिमल की अगर डेथ हो जाती है तो वो वहाँ पड़ा रहता है, वहाँ पड़े पड़े उसकी बॉडी सड़ जाती है, और जितने भी इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं उसकी बॉडी में, वो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं, जिससे सॉइल की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है। तो सेम केस यूट्रोफिकेशन में इधर भी है। जो पुराने वनस्पतियाँ हैं जब वो सड़ जाती हैं तो वो दूसरों को हेल्प करने में, दूसरों की ग्रोथ में हेल्प करती हैं। ये चक्र इस प्रकार चलता रहता है और व्यवस्थित एवं संतुलित रहता है जब तक कि इस झील में किसी बाहरी स्रोत के द्वारा पोषक तत्वों का प्रवेश ना हो। प्राकृतिक मीन्स नेचुरल, यानी कि बाहर के किसी की ज़रूरत नहीं है, जो हो रहा है खुद से होता है अंदर। अब यहाँ पर जो सिंपल सी बात इतनी है, प्राकृतिक स्वपोषण नेचुरल यूट्रोफिकेशन में, कि जो पुराने प्लांट्स रहेंगे जब वो सड़ जाएंगे, वो रॉटन हो जाएंगे, तो वो नए वाले प्लांट्स को अपने न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नेचुरल यूट्रोफिकेशन, और हिंदी में प्राकृतिक स्वपोषण। एक बार रीड कर लो इसे। ओके, प्राकृतिक स्वपोषण नेचुरल यूट्रोफिकेशन क्लियर। अगला देखते हैं। बाहरी माध्यम से इनके पोषक तत्वों के जल स्रोतों में प्रवेश के साथ ही उत्प्रेरित यूट्रोफिकेशन या स्वपोषण की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। नेचुरल में
हमने पढ़ा था कि बाहर से कुछ मटेरियल नहीं आया, जो हुआ पहले की जो वनस्पतियाँ थी वो रॉट हुई, वो उधर सड़ गई वो, तो उन्होंने दूसरों को अपना पोषण दे दिया। अब उत्प्रेरित में क्या होता है, आर्टिफिशियल में क्या होता है कि बाहर से कुछ मटेरियल्स ऐसे आते हैं जो कि इनकी ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। इस यूट्रिफिकेशन की प्रक्रिया के आरंभ होने से स्वाभाविक रूप से जल स्रोत में पाए जाने वाली जलीय वनस्पतियों की संख्या में तेजी से वृद्धि होती है। अब जब बाहर से आता है कुछ, तो ऑब्वियसली वो ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, और इसी प्रकार इनका विघटन या अपघटन भी काफ़ी तीव्र गति से होने लगता है, यानी कि बहुत फास्ट स्पीड से ग्रोथ होने लगती है। लेकिन पोषक तत्वों का जलीय स्रोत में प्रवेश और उनका उपयोग होने के बाद जलीय वनस्पतियों का विष्टीकरण का चक्र जो पूर्व में संतुलित था, अब वह संतुलन छिन्न भिन्न हो जाता है, क्योंकि पोषक तत्वों का प्रवेश शैवाल आदि वनस्पतियों की वृद्धि को बढ़ा देता है। इनके नष्ट होने पर इनमें जमा पोषक तत्व पुनः उपलब्ध हो जाते हैं। इस प्रकार जल स्रोत में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती जाती है। अब देखो, बाहर से कोई जो एलिमेंट आया, फास्फोरस वगैरह, वो तो उनकी ग्रोथ को सपोर्ट करते ही हैं। और हमने जैसे पहला पढ़ा है नेचुरल यूट्रोफिकेशन में कि जब प्लांट डेड हो गए थे तो वो दूसरों को अपना न्यूट्रिएंट पोषण दे रहे थे, तो वो केस तो होगा ही यहाँ पर भी कि अपना जब डेथ हो गए तो अपना पोषण दूसरे प्लांट्स को देना, साथ ही साथ यहाँ बाहर से भी और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं। तो जब ऐसा होता है तो उसे हम बोलते हैं उत्प्रेरित स्वपोषण। और जब ऐसा होगा कि आपको ग्रोथ का एनवायरनमेंट विदिन भी मिल रहा है और बाहर से भी आपको ग्रोथ के चांसेस मिल रहे हैं, तो आपकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो सेम चीज़ यहाँ वनस्पतियों के साथ होती है, इंक्रीज हो जाती है यहाँ पर ग्रोथ। कार्बनिक पदार्थों की क्रमश बढ़ती मात्रा धीरे धीरे जल स्रोतों के तल पर एकत्र होने लगती है। अब ये जितनी वनस्पतियाँ हैं ये बेस पर इंक्रीज हो जाती हैं, और इसी के कारण तलहटी पर जमा अपशिष्टों की मात्रा भी बढ़ने लगती है। तो इससे जो बेस है, एकदम बॉटम लाइन है, वहाँ ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है, जिससे धीरे धीरे स्वैम्प, बैग्स, मार्श गैसें आदि का निर्माण होता है, और अंततः जल स्रोत में उपस्थित पानी सड़ने लगता है। अब इन सब की ग्रोथ हो जाती है। अब अपनी ग्रोथ में ऑक्सीजन का भी ये यूज़ करती हैं, तो इनके कारण ये सब स्वैम्प प्रोड्यूस होने लगता है। स्वैम्प, काई, बैग्स, मार्श गैसेस ये सब बनने लगते हैं, जिसके कारण पानी सड़ जाता है। तो ये भी एक कारण है यूट्रोफिकेशन वाटर के पॉल्यूशन का। तो ये 2 पॉइंट्स क्लियर, नेचुरल और आर्टिफिशियल यूट्रोफिकेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ये कार्बनिक पदार्थ और जितने भी हमने कॉजेस पढ़े हैं ये किस टाइप से वाटर को पॉल्यूट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आई हो तो वीडियो को दोबारा से देखना, ऑलरेडी सब एक्सप्लेन्ड है। थैंक यू।